फरवरी 7 सन 2016। बात है ढाका बांग्लादेश के एक मशहूर चौक की, जहां एक वाइट वाटर लिली का मुजस्मा लगा हुआ। वहीं पे उस चौक के एक कोने में एक पुरानी बिल्डिंग वाक़या है। ये बिल्डिंग है बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक की, जहां पे रोज़ाना लाखों नहीं तो करोड़ों US डॉलर्स की ट्रांजैक्शन होती है। वक्त है सुबह का। सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर लिफ्ट से निकलते हैं और 9th फ्लोर के एंड पे जा रहे हैं, जहां अकाउंट्स एंड बजट ऑफिस है, जो कि इंतहाई सिक्योर एरिया में वाक़या है। वो वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सारों को एक मसला दरपेश है, और मसला ये है कि वहाँ पे प्रिंटर नहीं चल रहा। बज़ाहिर सुनने में ये एक छोटा सा मसला है, और ये प्रिंटर जो नहीं चल रहा बहुत आम सा प्रिंटर है, लेकिन इससे निकलने वाले प्रिंट बहुत ही ख़ास और अहम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश बैंक की रियल टाइम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स हैं। काफ़ी मेहनत और सर खपाई के बाद में वो प्रिंटर को तो दोबारा चलाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे पुरानी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स आना शुरू होती हैं तो डायरेक्टर साहब उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। उनकी चौंकने की वजह ये होती है कि उन्हें 35 ऐसी ट्रांजैक्शंस बीच में नज़र आती हैं जो कि ऑफिशियल नहीं होती। लेकिन असल हैरानी वाली बात यह है कि इन ट्रांजैक्शंस की कुल मालियत तकरीबन 1 अरब यानी कि 1 बिलियन US डॉलर्स के पास होती है। आखिर कैसे ये अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस सेंट्रल बैंक से पास हो गई? All banking transactions are conducted over a system called SWIFT. Commercial Bank RCBC has filed a... The attacks all combine modern tactics of hacking into computers. Bangladesh's central bank governor, Aitur Rahman, has resigned. बांग्लादेश के 100 करोड़ डॉलर के अकाउंट। आए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। इस कहानी का आगाज होता है आज से 9 महीने कबल 2015 फिलीपींस के मुल्क से, जहां चंद आदमियों का ग्रुप वहां के रॉयल RCBC बैंक में दाखिल होते हैं और 4 मुख्तलिफ अकाउंट्स खुलवाते हैं। उसमें कुल 500 US डॉलर्स की रकम जमा करवाते हैं और उसके बाद में अपने अकाउंट्स को छोड़कर गायब हो जाते हैं। अब अगर वापसी हम बांग्लादेश की तरफ नज़र डालें तो उस वक्त बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करती हुई इकॉनमी बन रहा था। लेकिन इतनी तरक्की और कामयाबी के बावजूद बांग्लादेश एक गरीब लोगों से भरा हुआ मुल्क था, जो कि इतनी बड़ी रकम गंवाने की पोजीशन में ही ना थे। अब हम इस बैंक हाइज से 1 महीना पीछे वक्त में जाएं और देखें तो उस वक्त सेंट्रल बैंक के एक मुलाजिम ने एक ईमेल खोली, जो कि बज़ाहिर एक नॉर्मल रूटीन की ईमेल थी, लेकिन उस वक्त उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि वो ईमेल खोलने की वजह से एक ऐसा वायरस बांग्लादेश के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम में दाखिल हो गया जिसने हैकर्स को उस सिस्टम का पूरा एक्सेस दे दिया। और इसी वायरस की मदद से हैकर्स बासानी तमाम एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल बैंक के ऑपरेशनल प्रोसेस और रूटीन को बगैर किसी परेशानी के मॉनिटर करना शुरू हो गए। इस कहानी में आगे बढ़ते हैं तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक मुस्लिम कंट्री का वीकेंड फ्राइडे वाले दिन शुरू होता है और जुमे और हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती। 1 महीने बाद थर्सडे की रात यानी कि जुमे रात की रात को हैकर्स एक बार फिर से बैंक के सिस्टम में दाखिल होते हैं। इनका टारगेट है इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, और ये करने के लिए उनको स्विफ्ट सिस्टम, जो कि पूरी दुनिया में सेफ और सिक्योर पैसों की ट्रांसफर्स के लिए यूज़ होता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ रकम के ट्रांसफ़र ऑर्डर्स न्यूयॉर्क में भेजे, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 950 मिलियन US डॉलर्स की थी। आखिर ये ऑर्डर्स न्यूयॉर्क ही क्यों भेजे गए? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में बांग्लादेश का एक अकाउंट है जिसमें अरबों डॉलर पड़े हुए, जहां से वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते थे। अब इस स्विफ्ट सिस्टम पे जब न्यूयॉर्क के बैंक को रिक्वेस्ट मिली तो उन्होंने इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना शुरू कर दिया, और न्यूयॉर्क से आगे एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये पेमेंट्स ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई। अब सोचने की बात यह है कि इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आखिर अप्रूव किसने की? तो यहाँ पे आता है स्विफ्ट सिस्टम, जिसको पूरी तरह सिक्योर कहा जा सकता है। लेकिन इसके बरक्स इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन ना होने की वजह से
ये उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है, जो कि बांग्लादेश की सूरत में होता हुआ नजर आने वाला था। अब दिन है संडे का। अकाउंट्स बजट ऑफिस में पड़ा प्रिंटर, जिसका काम स्विफ्ट के जरिए हुई ट्रांजैक्शंस को प्रिंट करना है, वो चल ही नहीं रहा। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि ये कंप्यूटर का ग्लिच है जिसकी वजह से प्रिंटर नहीं चल रहा, लेकिन असल में इसके पीछे वजह और कोई नहीं पर वो हैकर्स की टीम है जो इस टाइम चोरी में मसरूफ़ थे। इस हरकत की वजह से हैकर्स को वो टाइम मिल गया जिसकी वजह से वो ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करवाने में कामयाब होने वाले थे। संडे वाला दिन और बांग्लादेश के बैंक के स्टाफ ने बड़ी मेहनत और हिम्मत के बाद किसी तरह से प्रिंटर को चला लिया। जैसे जैसे प्रिंट आना शुरू हुए तो स्टाफ देखकर हैरान और परेशान होना शुरू हो गए। 35 मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन से भेजी गई $950 मिलियन US की रकम उनके अकाउंट से निकल चुकी थी। ये देखते साथ ही स्टाफ ने फ़ौरन से पहले न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक को पेमेंट स्टॉप करने की हिदायत की, लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि न्यूयॉर्क में संडे का दिन था और छुट्टी थी और उनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग पर चली गई। पर इस सारी हैकिंग और चोरी के बीच में बांग्लादेश के लिए किस्मत मेहरबान हो गई और हैकर्स की गई 35 में से 30 ट्रांजैक्शंस ब्लॉक हो गई। वो क्यों? वो इसलिए कि हैकर्स ने पे ऑर्डर में जो नाम मेंशन किया हुआ था वो था जुपिटर शिपिंग कंपनी, जिस कंपनी पे यूएस की हुकूमत ने पाबंदियां लगाई हुई थी। इस तरह 35 में से 30 ट्रांजैक्शंस रुक गई, जिनकी कुल मालियत तकरीबन $870 मिलियन की थी। ये पेमेंट्स का स्टॉप होना शायद बांग्लादेश की किस्मत खुलना और हैकर्स की कमबख्ती शुरू होने का सबूत था। जब इस मामले पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशनें हुई तो न्यूयॉर्क के बैंक ने देखा कि इतनी बड़ी रकम का ट्रांसफ़र होना एक गैर मामूली बात थी। साथ ही साथ जैसे ही न्यूयॉर्क को बांग्लादेश का पेमेंट स्टॉप करने का ऑर्डर मिला तो उन्होंने ये ट्रांजैक्शंस मुकम्मल तौर पे बंद कर दी। इस तरह से हैकर्स की जाने वाली चोरी मुकम्मल तौर पर रुक गई। लेकिन क्या हैकर्स अपनी चोरी में फेल हो गए या नहीं? रुक जाने वाली पेमेंट्स का टोटल था $870 मिलियन, जबकि प्रोसेस की जाने वाली पेमेंट्स $971 मिलियन की थी। टोटल 35 में से सिर्फ 30 ट्रांजैक्शंस ही स्टॉप हो पाई थी। बाकी की 5 पेमेंट्स, जिनका टोटल लगभग $101 मिलियन था, वो प्रोसेस होकर ट्रांसफ़र हो चुकी थी। उनमें से पहली पेमेंट डच बैंक के ज़रिए श्रीलंका के पैन एशियन बैंक में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी जिसका नाम शलीका फाउंडेशन था, उसमें $20 मिलियन जा चुके थे। लेकिन पैन एशिया बैंक के एक समझदार और ऑब्जर्वेंट मुलाजिम ने जब ये पेमेंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट देखी तो उन्हें लगा कि इतनी बड़ी रकम का ट्रांसफ़र होना, वो भी श्रीलंका जैसे गरीब मुल्क में, एक NGO के लिए थोड़ा मशकूक है। तो उन्होंने वो पेमेंट होल्ड करके डच बैंक से रब्ता किया। जर्मनी में मौजूद डच बैंक ने जब जांच पड़ताल की तो उन्हें साफ साफ नज़र आया कि शलीका फाउंडेशन एक फ़ेक कंपनी या NGO है और छोटी छोटी गलतियां जैसे कि फाउंडेशन की स्पेलिंग ठीक ना होना और आज तक इतनी बड़ी कोई ट्रांजैक्शन का ना होना अकाउंट में, तो उन्हें ये सब देखकर कंफर्म हो गया कि ये एक फ़ेक ट्रांजैक्शन है और उन्होंने वो $20 मिलियन के फ़ंड वापस न्यूयॉर्क FED को भेज दिए। ये था एक और बड़ा सेटबैक्स जो हैकर्स के साथ हो गया। अब बकाया रकम बची $81 मिलियन की। ये बाकी की रकम 4 मुख्तलिफ अकाउंट्स, जो कि ना कि एक ही मुल्क में थे बल्कि एक ही शहर, एक ही बैंक और एक ही बैंक की एक ही ब्रांच में थे, जो कि जुपिटर स्ट्रीट पे वाक़या है। और ये वही बैंक है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया, RCBC बैंक फ़िलीपींस। जब ये इन्फॉर्मेशन RCBC बैंक को भेजी गई मंडे वाले दिन, तो RCBC बैंक इस पेमेंट को रोक नहीं सका, क्योंकि मंडे वाले दिन चाइनीज़ न्यू ईयर की छुट्टी थी, जो कि फ़िलीपींस के मुल्क में भी मनाई जाती है। ये $81 मिलियन की रकम मंडे वाले दिन निकाल कर मुख्तलिफ कसिनोज़ में जा चुकी थी, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग यूज़ करते हुए वो ऑनलाइन रकम हार्ड कैश में तब्दील होकर गायब हो चुकी थी। ट्यूसडे वाले दिन जब RCBC बैंक खुला तो वो इस पेमेंट को रोकने में कुछ भी ना कर पाए। अगर देखा जाए तो हैकर्स थर्सडे की रात को बांग्लादेश के सिस्टम में घुसे और पेमेंट्स ट्रांसफ़र करना शुरू की।
फ्राइडे यानी कि जुमे वाले दिन बांग्लादेश में छुट्टी थी और उनके स्टाफ को पता नहीं था कि ऐसे कोई ट्रांसफ़र्स की रिक्वेस्ट हुई है। संडे वाले दिन जब बांग्लादेश का बैंक खुल चुका था तो उन्होंने पेमेंट्स को स्टॉप करने का बोला, लेकिन संडे वाले दिन न्यूयॉर्क एफईडी बंद था छुट्टी की वजह से, और जब तक मंडे आता तब तक पेमेंट आरसीबीसी बैंक के 4 फेक आइडेंटिटी पे बने अकाउंट्स में पहुंच चुकी थी। और मंडे को जब वो अकाउंट्स फ्रीज करने की रिक्वेस्ट की गई तब फिलीपींस में छुट्टी थी और वो अकाउंट्स फ्रीज ना कर सके, और वो 81 मिलियन US$ आगे से और आगे निकल चुके थे और किसी की पकड़ में ना आने वाले थे। ये था हैकर्स का एक बेहतरीन प्लान जिसके ज़रिए उन्होंने ये चोरी की। उन 4 अकाउंट्स जो कि आरसीबीसी बैंक मनीला फिलीपींस में खोले गए थे, उनमें 2 बैंक के एम्प्लॉय भी मुलविस थे जिन्होंने ये फेक अकाउंट्स खोलने में मदद की, और वो दोनों एम्प्लॉय चाइना के नेशनल थे। जब तक बांग्लादेश की हुकूमत ने फिलीपींस की हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि उन्हें पकड़ा जाए, तब तक वो दोनों फिलीपींस छोड़कर मकाओ जो कि चाइना के अंदर आता है वहाँ भाग चुके थे और उन्हें ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम बन चुका था। इसके बाद वो 81 यानी कि 81 मिलियन US$ की रकम गायब हो गई थी, और कहा जा सकता है कि दुनिया की तारीख में शायद सबसे बड़ी बैंक डकैती होगी जिसमें चोरों ने इतनी बड़ी रकम ऑनलाइन गायब की है। जब साइबर सिक्योरिटी की टीम ने इस बैंक चोरी पर रिसर्च की तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व करते हुए रिपोर्ट की कि इस चोरी में किए जाने वाले तरीके और सॉफ्टवेयर्स का जो इस्तेमाल हुआ है वो इससे पहले भी और दुनिया भर में काफ़ी बैंकों में इस्तेमाल हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये चोरी उनकी पहली चोरी नहीं थी और हैकर्स ने इसी तर्ज पे पहले भी और बैंकों में चोरियां की और कामयाब रहे। इस चोरी के बाद में साइबर सिक्योरिटी की टीम ने इस ग्रुप का नाम लजारस रख दिया। अपनी तफ्तीशात के दौरान साइबर सिक्योरिटी टीम को काफ़ी शवाहिद मिले कि लजारस नामी ग्रुप दर हकीकत नॉर्थ कोरिया के मुल्क से काम कर रहे थे, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि हैकर्स ने ऐसे शवाहिद शायद खुद से ही छोड़ दिए थे जिससे ये लगे कि नॉर्थ कोरिया इस बैंक हाइस्ट में मुलविस था। लेकिन और रिसर्च और जांच पड़ताल के बाद में ये पता लगा कि लजारस ग्रुप साउथ कोरिया के मुल्क पे किए जाने वाले साइबर टेरर अटैक और साइबर एस्पियोनाज जैसे मामलात में भी मुलविस थे। अगर सोनी 2014 में किए जाने वाली हैकिंग को देखें तो उसमें भी लजारस ग्रुप ही मुलविस था, जो उस वक्त एक फ़िल्म को सिनेमा में आने से रोकने पे लगा हुआ था, और ये फिल्म नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के बारे में थी जिसमें CIA किम जोंग अन को कत्ल करवाती है। तो इन हैकर्स की मदद से नॉर्थ कोरिया ने सोनी को भी हैक करवाया और दुनिया भर के सिनेमा घरों को धमकी आमेज पैगामात भेजते रहे। इसके अलावा अगर हम पैसों का फिलीपींस जाना और चाइनीज़ बंदों का मकाओ पहुंच जाने के बारे में बात करें तो ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती है कि इसके पीछे नॉर्थ कोरिया ही इन्वॉल्व है शायद, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मेन फाइनेंशियल सेंटर मकाओ है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के नीचे ऑपरेट करता है। ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि इससे पहले की जाने वाली मुख्तलिफ ऑनलाइन बैंक डकैतियाँ भी इसी तरीके से मकाओ में अपने पैसे पहुँचाती रही और वहाँ से बाआसानी वही रकम नॉर्थ कोरिया मुंतकिल होती रही है। नाजरीन, ये था एक ऐसा वाक़या जिसमें बांग्लादेश जैसे मुल्क ने तकरीबन 1 अरब US$ से हाथ धोते धोते बच गया, और जाते जाते चोर फिर भी 81 मिलियन US$ की रकम लेकर फ़रार हो गए। अगर इस वाक़े से मुतल्लिक आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या आपका कोई भी ओपिनियन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।